हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने नए आइसोमेट्रिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आज का जो आइसोमेट्रिक आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये हर एक क्लास से बिल्कुल अलग होगा। ये आइसोमेट्रिक जो कि आपको देख के भी पता चल रहा होगा, इसमें काफी ज्यादा डायमेंशंस यूज किए गए हैं एंड कुछ आपका आर्क से भी यूज किया गया है, जो कि आज से पहले किसी आइसोमेट्रिक में मैंने आपको बताया नहीं था। इससे पहले आइसोमेट्रिक में मैं आपको इलिप्स बनाने के लिए बताया था कि आइसोमेट्रिक सर्कल जो होता है वो बनाया कैसे जाता है, कैसे उसको हम प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम इलिप्स के नाम से जानते हैं। लेकिन अब उस इलिप्स को हम लोग आइसोमेट्रिक में यूज करेंगे, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं हाफ सर्कल जो देख रहे हैं, ये एक इलिप्स का शेप है जो कि इस आइसोमेट्रिक में यूज किया गया है। एंड इसे हम जानेंगे कि इसका जब आइसोमेट्रिक में कोई भी वस्तु जो अंडाकार दिखता है तो उसे ऑर्थोग्राफिक में किस प्रकार से दिखाया जाता है और कैसा शेप में वो दिखता है ना। तो आज हम बात करेंगे इस आइसोमेट्रिक के बारे में, इसका ऑर्थोग्राफिक भी आज हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस आइसोमेट्रिक को, इस आइसोमेट्रिक में कौन कौन सा डायमेंशन किस भाग का दिया हुआ है एंड किस साइड लेंथ विड्थ हाइट कितना कितना पुट किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने आइसोमेट्रिक की ओर। तो सबसे पहले बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं कि एलिवेशन हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है, ये साइड लिखा हुआ है जो कि साइड का पोर्शन होगा, एंड ये फ्लांग जो लिखा हुआ है वो हमारा टॉप का पोर्शन होगा। तो ये तीन चीज क्लियर हो गया है। अब देख रहे हैं डायमेंशन की, तो डायमेंशन आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो इसका लंबाई दिया हुआ है वो 70 mm का है, टोटल चौड़ाई है वो चौड़ाई 50 mm का है, एंड टोटल जो हाइट ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 40 mm का है। क्योंकि सबसे पहले हमें मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम विड्थ एंड मैक्सिमम हाइट को पता करना होता है, क्योंकि इसी तीन डायमेंशन के आधार पे हम अपने ऑर्थोग्राफिक को ब्लॉक सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा कि आप तीन डायमेंशन देखें, ये लेंथ का 70, विड्थ का 50 एंड हाइट का 40। बाकी और डायमेंशन देखेंगे तो ये पॉइंट से जो आप इस पोर्शन का जो हाइट देख रहे हैं वो 13 mm है, एंड इसके ऊपर का जो हाइट है वो 13 mm है। क्लियर है? टोटल हाइट आपका 40 mm है, तो बीच का ये दूरी आप निकाल सकते हैं। 40 mm में 13 प्लस 13 26 को हम हटाएंगे तो ये हमारा बीच का डायमेंशन, यानी कि ये पोर्शन मानिए या ये पोर्शन मानिए, ये पोर्शन का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इसका डायमेंशन आप खुद निकाल पाएंगे कि इसका डायमेंशन है क्या। जब ये दूरी हमारा 13 है, ये दूरी हमारा 13 है, तो बीच का दूरी क्या होगा 40 है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायमेंशन का। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो दूरी दिया गया है वो क्या है 15 mm। इस साइड से भी देख रहे हैं कि ये पॉइंट का जो दूरी दिया हुआ है 15 mm है, एंड टोटल जो दूरी हमारा वो 70 mm है। तो बात करेंगे ये दूरी या ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हम कैसे निकालें। तो हमने आपको बताया था कि कोई भी गोलाकार वस्तु का जो हम डायमेंशन लेते हैं वो रेडियस से लेते हैं या तो डायमीटर से लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आज देख रहे होंगे कि ये जो अर्ध गोलाकार है इसमें हमने रेडियस पुट किया हुआ है, यानी कि रेडियस बीच त्रिज्या जिसे हम लोग कहते हैं। सेंटर पॉइंट से एक ओर की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, या सेंट्रल पॉइंट का जो हमारा बीच का जो गोलाकार भाग होता है, समझेंगे इस एग्जांपल से कि ये जो है हमारा एक छोर से दूसरे छोर तक का जो दूरी हमारा वो होता है वो डायमीटर कहलाता है, और मध्य बिंदु से एक छोर तक का जो दूरी होता है वो हमारा रेडियस कहलाता है। तो जिस प्रकार ये रेडियस 10 दिया हुआ है, यानी कि सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी 10 है और सेंटर पॉइंट से ठीक इस पॉइंट तक का दूरी हमारा 10 है। तो रेडियस जब 10 हमारा दिया हुआ है तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 20, यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हमारा कितना निकल आया 20 mm। समझ पा रहे हैं? जब यहां से यहां तक का दूरी हमारा 20 mm निकल आया और टोटल डायमेंशन हमारा 70 mm है, तो 70 mm में जब 20 mm को हम निकालेंगे तो हमारा कुल डायमेंशन बचेगा क्या 50 mm। अब देखना है कि 50 mm में ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हो जाएगा क्या 25 mm, एंड ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हो जाएगा 25 mm। क्लियर है? जब ये दूरी हमें पता चल गया कि ये दूरी हमारा 25 mm का है और ये दूरी हमारा दिया हुआ है 15 mm का, तो बीच का जो हमारा दूरी होगा क्या होगा वो 10 mm का होगा। क्लियर है? ये 25 हमने निकाला कैसे, तो टोटल डायमेंशन हमारा 70 mm का था, 70 mm में बीच का जो दूरी ये हमारा दिख रहा है वो 20 mm, रेडियस 10
अर्थात डायमीटर हमारा 20 mm, तो ये दूरी 20 mm। जब 75 में 20 mm को हमने माइनस किया तो हमारा बचा क्या 50 mm। 50 mm को दो भाग में डिवाइड किया हमने तो 25 निकल आए, ये पॉइंट से 25 और ये पॉइंट से 25। क्लियर। 25 जब हमारा ये पॉइंट से पता चला तो देखें कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का दूरी हमारा 15 mm दिया हुआ है, तो ये जो दूरी होगा गैप होगा वो हमारा 10 mm होगा। ठीक उसी प्रकार इस साइड से भी ये जो दूरी होगा हमारा क्या होगा 10 mm होगा। तो यहाँ पर का डायमेंशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये डायमेंशन आपने देखा कि ये जो हाइट हमारा टोटल 40 mm का था, 40 mm में ये 13 mm, ये 13 mm, तो बीच का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं 40 mm को फॉलो करके। तो ये भी डायमेंशन आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऊपर की। तो ऊपर का डायमेंशन आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्लॉट जो नीचे गया हुआ है, नीचे की ओर जो स्लॉट गया हुआ है, वो स्लॉट का गहराई तो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, इसीलिए जब कोई स्लॉट पार हो, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई स्लॉट पार किया हुआ हो या गोल छिद्र हो, होल हो, अगर उसमें डीप दर्शाया नहीं किया है, गहराई दर्शाया नहीं किया है, तो उस होल को हम आर पार मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो स्लॉट जो काटा गया है, ये स्लॉट का सिर्फ दूरी दर्शाया गया है कि ये 15 mm के चौड़ाई में और 10 mm के लंबाई में जो गया हुआ है, तो ये जो कहीं पर इसमें डीप डाल के कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया है, यानी ये स्लॉट हमारा वो आर पार है। जिस प्रकार आगे का आप देख पा रहे हैं ये आर पार है, ठीक उसी प्रकार वो पीछे का स्लॉट हमारा आर पार है। तो डायमेंशन को पता चला कि ये दूरी आपका 15 mm का है, ये दूरी आपका 10 mm का है। यहाँ तक कहीं कोई डायमेंशन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हम बात करेंगे अब कि फ्रंट से हमारा क्या दिख रहा है, साइड से क्या दिख रहा है एंड टॉप से क्या दिख रहा है, तो फ्रंट से आज तक आप जितने भी ड्राइंग बनाते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते क्या होगा कि फ्रंट से हम किस प्रकार देख पा रहे हैं, साइड से किस प्रकार देख पा रहे हैं, टॉप से किस प्रकार देख पा रहे हैं। तो ठीक उसी नजरिए से आज इस ड्राइंग को भी देखेंगे कि फ्रंट से आप देख पा रहे हैं तो ये जो आपका शेप दिख रहा है, ये वाला भाग, एक ये दिख रहा है, दूसरा ये गोलाकार वाला भाग दिख रहा है और तीसरा ये शेप दिख रहा है, ये आपका फ्रंट का भाग। ठीक है। साइड की ओर से देखेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है ये पोर्शन साइड से, ये बीच का दीवार भी दिखेगा साइड से एंड ये भी पोर्शन आपका साइड से दिखेगा। टॉप से देखेंगे तो सिर्फ ऊपर से जो दिखने वाला ये शेप जो आपका दिख रहा है, यही भाग आपका टॉप से दिखेगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफिक की ओर का कि ऑर्थोग्राफिक के लिए जो हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो किस किस डायमेंशन में हमें ब्लॉक बनाना होगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये ऑर्थोग्राफिक बनाने से पहले हमें जानना होगा कि फ्रंट किस साइड है और साइड किस ओर है ना। तो फ्रंट आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में है, तो ये भाग हमारा फ्रंट का होगा, ये फ्रंट का भाग होगा। साइड का फ्रंट के बगल में होता है तो फ्रंट के बगल में ये हमारा साइड का भाग होगा। एंड टॉप जो होता है हमारा फ्रंट के ऊपर होता है तो ये हमारा टॉप का भाग होगा। अब है कितना कितना, तो फ्रंट से जब हम इस वस्तु को देखें तो हमें क्या पता चला है, टोटल लंबाई दिख रहा है एंड टोटल ऊंचाई दिख रहा है। तो लंबाई हमारा कितना है 70 mm का, तो लंबाई हमारा है 70 mm एंड ऊंचाई है हमारा 40 mm का। ठीक है। यानी कि ये जो ब्लॉक बनाया गया है इसका लंबाई 70 mm का है और ऊंचाई है 40 mm का। क्लियर है। साइड से जब हम बात करें तो साइड से हमें क्या दिख रहा है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ऊंचाई भी आपको दिख रहा है और ये चौड़ाई भी दिख रहा है। तो साइड के लिए हमारा हो जाएगा चौड़ाई 50 mm का एंड ऊंचाई 40 mm का। ये हमारा चौड़ाई का भाग है 50 का और ये ऊंचाई का भाग है 40 का। ठीक है। टॉप की बात करें तो ये हमारा लेंथ का पोर्शन एंड ये ब्रेथ का पोर्शन। तो नीचे का फ्रंट का जो लेंथ का पोर्शन था वही लेंथ का पोर्शन ये होगा एंड ब्रेथ का पोर्शन जो हमारा था वो ब्रेथ का पोर्शन ये होगा। इसको समझने के लिए एक पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे फ्रंट का जो हमारा बेस होता है, फ्रंट का बेस जो होता है
फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, टॉप का बेस। ऐसे हम जान सकते हैं कि जो हमारा फ्रंट का बेस होगा, जो हमारा फ्रंट का बेस होगा वही टॉप का बेस होगा। देख पा रहे हैं, फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, यानी कि ये जो बेस वाला भाग हमारा फ्रंट का है वही टॉप का। देख रहे हैं 70, तो ये भी 70 है ना। ये देखिए 70 है फ्रंट का बेस, तो ये भी टॉप का बेस 70 है। अब क्या बात मानेंगे, साइड का जो बेस हमारा होगा, साइड का जो बेस होगा, साइड का बेस इक्वल टू टॉप का हाइट। साइड का जो हमारा बेस होगा, यानी साइड का जो बेस आप देख पा रहे हैं 50 का, वही टॉप का जो हाइट है वो 50 का है। यानी कि साइड का बेस हमारा था कितना 50, तो टॉप का हाइट भी हमारा होगा 50। आप इस क्वेश्चन से अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो इसे आप याद कर ले, इससे आपको सहूलियत हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रंट का हाइट इक्वल टू साइड का हाइट। फ्रंट का हाइट इक्वल टू साइड का हाइट, साइड का हाइट। फ्रंट का हाइट आपका क्या था 40, फ्रंट का हाइट हमारा था 40, साइड का हाइट क्या है 40। समझ में आ रहा है आपको। फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, फ्रंट का बेस था हमारा 70 का, तो टॉप का भी बेस 70 का। देखिए 70 फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, यानी कि जो हमारा फ्रंट का बेस होगा वही टॉप का भी बेस होगा। क्लियर है। साइड का जो होगा बेस वो टॉप का हाइट होगा, साइड का जो हमारा बेस होगा वो टॉप का क्या होगा हाइट होगा। तो साइड का बेस हमारा 50, तो टॉप का भी हाइट 50। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप। फ्रंट का हाइट हम जो होगा वो हमारा साइड का हाइट होगा। यहाँ पे देखिए फ्रंट का हाइट इक्वल टू साइड का हाइट, तो फ्रंट का हाइट देख रहे हैं क्या है 40, साइड का भी हाइट क्या हो गया 40, तो 40 और 40। इस चीज को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ब्लॉक बनाने में कभी कठिनाई नहीं होगी। ऑर्थोग्राफिक का जो ब्लॉक में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि फ्रंट का हमने जो बेस लिया 70, तो टॉप का बेस क्या होना चाहिए, फ्रंट का जो हाइट लिया तो साइड का हाइट क्या होना चाहिए। तो इस चीज को आप याद कर ले। फ्रंट का बेस इक्वल टू टॉप का बेस, साइड का बेस इक्वल टू टॉप का हाइट, फ्रंट का हाइट इक्वल टू साइड का हाइट। क्लियर है। तो इस चीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा ब्लॉक किस शेप में बनेगा। तो बात करते हैं फ्रंट से। जो फ्रंट का भाग हम दर्शाने वाले अपने फ्रंट के पोर्शन पे, वो कैसे दर्शाएंगे। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन फ्रंट की ओर से। फ्रंट से जब हम देख रहे सब्जेक्ट को, तो ये हमारा लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन यानी कि लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी क्या है 70। ये लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी हमारा भी 70 है। लेफ्ट पॉइंट से जो हमारा हाइट किया है वो टोटल हाइट क्या था 40 का, ये हाइट हमारा 40 का। उसके बाद एक एक हाइट को जानेंगे। तो ये हाइट देख पा रहे होंगे कि जो ये हाइट है वही ये भी हाइट है, वही ये भी हाइट है, यानी है कितना 13 का। तो हम यहाँ से 13 mm पॉइंट करेंगे। ऊपर से भी 13 है, ऊपर से 13 दिया हुआ है, तो ऊपर से भी 13 mm पॉइंट करेंगे। पॉइंट करने के बाद ये दिया हुआ है कितना 15 mm राइट साइड की ओर, राइट साइड की ओर 15 mm। तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इससे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हमारा क्या होगा 15 mm का, 15 mm का ये लाइन होगा। तो 15 mm हम क्या करेंगे पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद इसे हम इंक्लूड कर देंगे। ठीक सेम प्रोसेस राइट साइड से भी आपको करना है। तो राइट साइड से भी यहां से हमारा हाइट क्या था 13 का, ये 13 का हाइट,
इससे भी हम एक लाइन अंदर चलेंगे हॉरिजॉन्टल बेस में, और ये भी दूरी हमारा क्या होगा 15 mm का। ये दोनों साइड आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों साइड का स्लॉट आपका यहाँ पर बन चुका है। तो उस स्लॉट को दिखाने के लिए इस लाइन को हटाना होगा, इस लाइन को भी हटाना होगा स्लॉट को दिखाने के लिए। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट दिख चुका है। उसके बाद बीच का क्या है, तो सेंटर पॉइंट। जब भी हमें बीचों बीच कोई डायमेंशन लेना होता है तो हम सबसे पहले सेंटर लाइन का यूज करते हैं। तो सेंटर लाइन हम लेंगे कैसे, तो आपका जो टोटल डायमेंशन क्या दिख रहा है 70 का हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के बाद रेडियस क्या दिया हुआ है 10, यानी सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड 10 एंड सेंटर पॉइंट से राइट साइड 10। तो इस पॉइंट से लेफ्ट साइड 10 लेंगे हम एक लाइन नीचे तक, एंड इस पॉइंट से राइट साइड 10 लेंगे एक लाइन नीचे तक। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन बिल्कुल नीचे तक आया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर नीचे तक लाएंगे। कितने दूरी पर 10 सेंटर पॉइंट से 10 लेफ्ट साइड, सेंटर पॉइंट से 10 राइट साइड, सेंटर पॉइंट से 10 लेफ्ट साइड, सेंटर पॉइंट से 10 राइट साइड। तो सामने से जो दिखने वाला आपका जो शेप होगा, वो शेप आप आसानी पूर्वक यहाँ देख पा रहे हैं डायमेंशन को फॉलो करते हुए जब आप बनाए, तो कि जो हमारा सामने से दिखने वाला भाग है वो भाग यहाँ हमें आसानी पूर्वक दिख पा रहा है। अब बात करते हैं छिपे हुए भाग की। तो जो भाग हमारा दिख गया है उसे तो हमने दिखाया, अब जो हमारा छिपा हुआ पोर्शन है उसे दर्शाएंगे। तो फ्रंट से देखने पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पीछे जो हमारा छिपा हुआ भाग है 15 mm की दूरी में एक स्लॉट कटा हुआ है, वो आगे के पोर्शन के कारण वो नहीं दिख पा रहा है। तो इसी स्लॉट को हम दर्शाएंगे सेंटर पॉइंट से बीचों बीच 15 mm। कभी भी कोई डायमेंशन को, भी फिर मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि कभी भी कोई डायमेंशन अगर बीचों बीच लेना हो तो हम सेंटर पॉइंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेंटर पॉइंट हमने लिया हुआ है पहले से। तो टोटल डायमेंशन क्या दिखाया जा रहा है 15 mm का। इसी 15 mm को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। इस पॉइंट से 7.5 पॉइंट करेंगे, इस पॉइंट से 7.5 पॉइंट करेंगे दोनों साइड। और उसी 7.5 को हिडन कहां तक दर्शाएंगे हम, नीचे तक, नीचे तक हिडन को दर्शाएंगे, क्योंकि ये स्लॉट जो है आर पार दिया हुआ है। तो ये स्लॉट देख रहे हैं कि ये स्लॉट हमने आपको बताया था अभी कि ये जो खांचा कटा हुआ है जितना ऊंचाई तक का ये पोर्शन है उसी पूरे ऊंचाई में कटा हुआ है। जिस प्रकार आगे कटा हुआ है उसी प्रकार पीछे कटा हुआ है। लेकिन डायमेंशन क्या है 15 mm की चौड़ाई में, 15 mm की दूरी में। तो बीचों बीच 15 mm लेने के लिए हमने सेंटर पॉइंट से 7.5 लेफ्ट साइड एंड 7.5 राइट साइड, दोनों साइड पॉइंट करके नीचे हिडन लाइन को देंगे। ये हिडन लाइन आप देख पा रहे होंगे। सेंटर लाइन और हिडन लाइन में अंतर आपको पता चल रहा होगा कि सेंटर लाइन जब भी हम कहीं पे यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट से कम 5 mm बाहर से 5 mm बाहर तक देख पा रहे होंगे कि ये बाहर से निकला हुआ है और बाहर तक है। लेकिन हिडन लाइन जो यूज करते हैं, हिडन लाइन का काम होता है कि किसी भी छिपे हुए भाग को दर्शाना, यानी कि जो भाग जिस ऑब्जेक्ट से छिपना स्टार्ट होता है और जिस ऑब्जेक्ट तक छिपता है हिडन लाइन को भी वहीं से वहीं तक दर्शाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ से हमारा हिडन लाइन स्टार्ट हुआ है और नीचे वाले लाइन तक हिडन लाइन का यूज किया गया है। तो इस बात का आप भी ध्यान रखेंगे कि जब भी सेंटर लाइन लेंगे तो कम से कम 5 mm बाहर से 5 mm बाहर तक लेंगे। लेकिन हिडन लाइन को जहां से यूज किया गया है, जहां तक जो भाग छिपा है, जहां तक छिपाया गया है, हिडन लाइन को वहीं से वहीं तक देंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं जो ये दोनों हिडन लाइन का यूज किया गया है वो हमारे पीछे वाले पोर्शन का। आप देखेंगे
कि आगे का जो दूरी टोटल मिलाकर हमारा कितना हो रहा था 20 mm। 10 सेंटर पॉइंट से 10 राइट साइड, सेंटर पॉइंट से 10 लेफ्ट साइड, तो टोटल जो दूरी हमारा क्या था 20 mm हो रहा था। लेकिन पीछे का दूरी क्या है 15 mm। तो जाहिर सी बात है कि ये पोर्शन के अंदर ही पीछे वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि ये 20 है, ये 15 है, तो 20 के अंदर ही 15 आएगा। तो आप भी डायमेंशन को फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों लाइन ये 20 के अंदर ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका है। जो हमने देखा उसे भी दिखाया, एंड जो हमें नहीं दिख पाया जो भाग उसे भी हिडन लाइन के माध्यम से दर्शाया। तो कैसे ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ किया जाता है इस चीज को आप लोग जान रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार आपको भी घर में प्रैक्टिस करना है और बनाकर देखना है कि आप आइसोमेट्रिक को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं साइड की ओर का। साइड से हमारा पोर्शन क्या क्या दिख रहा है। तो साइड से दिखने वाला भाग आप देख पा रहे होंगे कि एक ये बीच का पोर्शन 2 एंड ये नीचे का पोर्शन 3 ही पोर्शन आपको साइड से दिख पा रहा है। तो साइड से तीनों पोर्शन के लिए सबसे पहले हम इसका डायमेंशन देखेंगे कि टोटल जो चौड़ाई हमारा दिख रहा है 50 का, ये दूरी हमारा 50 है। टोटल जो हाइट था क्या था 40 का, ये हाइट हमारा 40 है। अब हम एक एक डायमेंशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर से दूरी जो हमारा 50 है, ये लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक का दूरी हमारा 50 है। लेफ्ट पॉइंट से 13 नीचे से ऊपर एंड 13 ऊपर से नीचे, देख पा रहे हैं ये 13 दिया हुआ है। तो यहां भी आपने यूज किया था फ्रंट के लिए 13, तो इस पॉइंट को फॉलो कर ले या तो नीचे से डायमेंशन माप ले। ठीक है? तो ये जो 13 पॉइंट किया हुआ है, ये 13 पूरा आपका 50 mm की दूरी में आएगा। क्यों? क्योंकि आप साइड से जब देख पा रहे हैं तो 13 mm की ऊंचाई में 50 mm की दूरी पे ये जो नीचे वाला पोर्शन किया हुआ है, बीच का भी पोर्शन का दूरी वही है, ऊपर का भी पोर्शन का दूरी वही है। 13 mm की ऊंचाई पे 50 mm की दूरी पे, तो 13 mm का ये हमारा हाइट हो गया और दूरी ये 50 mm, ये भी 13 mm का हो गया और दूरी 50 mm। तो ये साइड से जो हमारा दिखने वाला भाग था 3 पोर्शन, वो 3 पोर्शन यहाँ पर निकल आया है। अब हमारा बचा क्या? तो हिडन लाइन, क्या भाग हमारा छिप रहा है, कौन कौन सा पोर्शन, उस पोर्शन को जानेंगे। तो साइड से आप देख पा रहे होंगे कि साइड से जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो ये जो 10 mm का अंदर रेडियस दिया हुआ है, ये पोर्शन 10 mm वाला इस दीवार से छिप रहा है। ये जो 10 mm इधर से गया हुआ है, ये भी स्लॉट 10 mm का हमारा साइड से छिप रहा है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंट से 10 mm इस साइड पॉइंट करेंगे, राइट साइड से 10 mm इस साइड पॉइंट करेंगे, और दोनों कहां तक छिप रहा है, तो टोटल 40 mm के हाइट में, आगे से और पीछे से दोनों से। तो 40 mm के हाइट में हम क्या करेंगे, हिडन को दिखाना स्टार्ट करेंगे। ये जो पोर्शन आपका हो गया वो आपका ये 10 mm वाला का हो गया। दूसरा जो हम पोर्शन दे रहे हैं हिडन का, ये पोर्शन जो आपका हो गया ये 10 mm का। गौर कीजिएगा कि फ्रंट से जब हमने इस भाग को देखा था तो इसका डायमेंशन हमने बताया था 20 और ये 15, लेकिन जब साइड से देख रहे हैं तो इसका डायमेंशन क्या दिख रहा है, 10 mm। क्लियर हो रहा है? इसीलिए हमने यहाँ पर ये भी 10 mm दिया और ये भी 10 mm दिया। तो इसको देखते के साथ आपका साइड व्यू भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और बात करते हैं कि एक ये स्लॉट जो है, ये स्लॉट भी आपका छिप रहा है इस पोर्शन से। समझ में आ रहा है कि ये जो साइड का पोर्शन से ये भी स्लॉट छिप रहा है। तो इस स्लॉट का हम हिडन क्यों नहीं दे सकते हैं, उस चीज को जानेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कहीं कोई कंप्लीट लाइन दिया हुआ हो तो उसके ऊपर हमारा हिडन नहीं पड़ता है, क्योंकि हिडन देने के बावजूद भी वो लाइन हमारा कंप्लीट ही दिखता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इस चीज को जानेंगे।
आप देख पा रहे हैं कि ये पोर्शन का टोटल हाइट था 40 mm, ये भी 13 और ये भी 13। सेम पोर्शन ये भी है कि टोटल हाइट 40 का है और ये भी 13 और ये भी 13। तो इसका मान के चलिए कि 13 mm ऊपर जाने के बाद इस स्लॉट का अगर हम हिडन देंगे तो 13 mm जब हम ऊपर जाएंगे, 13 mm ऊपर जाने के बाद इस स्लॉट का जब हम हिडन को डालेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, इस लाइन पे ही हमें हिडन पुट करना होगा। और जब इस लाइन पे हिडन पुट करेंगे तो कोई भी कंप्लीट लाइन के ऊपर हिडन शो नहीं होता है। इस कारण से मैंने आपको बताया कि ये दोनों पोर्शन का हिडन लाइन हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आगे हमने पहले कंप्लीट लाइन दिखा चुका है ये दोनों लाइन का। ऊपर से भी अगर बात करें तो ऊपर से ये 13 mm है, ऊपर से हम भी 13 mm डालेंगे नीचे तो हमारा हिडन पीछे वाले इस लाइन पे आएगा। और इसी लाइन पे अगर आप कंप्लीट लाइन के ऊपर जब आप हिडन लाइन देते हैं वो हिडन लाइन ना दिखकर कंप्लीट लाइन ही दिखता है। इसीलिए जब कोई पोर्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे तो वो हम सिर्फ कंप्लीट लाइन को ही दर्शाते हैं, हिडन लाइन को नहीं दर्शाते हैं। क्लियर है? तो साइड का भी पोर्शन हमारा यहाँ पर निकल आया है। अब बात करते हैं टॉप के पोर्शन का। टॉप के पोर्शन के बात करेंगे तो टॉप पे हमारा फोकस होगा। अब जो हमारा फुल्ली फोकस होगा वो टॉप के लिए होगा। तो टॉप को आप देख रहे हैं कि टॉप जो हमारा फ्रंट लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में फ्रंट दिया हुआ है, टॉप हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर यानी कि फ्रंट के ऊपर बनेगा। तो फ्रंट के लिए हमें चाहिए क्या, ऊपर से देखने पे हमें चाहिए क्या, ये लंबाई और ये चौड़ाई। जो लंबाई हमारा ये 70 है ना, और ये लंबाई हमारा चौड़ाई हमारा 50 है। तो 70 के लंबाई में क्या क्या यूज किया गया डायमेंशन को उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन को ड्रॉ किया गया है 70 पे, तो यहां से हम इसका हाफ करेंगे और हाफ करके एक सेंटर लाइन को ड्रॉ करेंगे, सेंटर लाइन को, है ना। सेंटर लाइन के बाद क्या किया गया है, एक आर्क शेप में चाप काटा गया है। कितने दूरी भर के, 10 mm। कंपास से आप 10 mm का दूरी भरेंगे और 10 mm का दूरी भरने के बाद एक आर्क शेप काटेंगे इस प्रकार से, जो कि आपका ये होगा। ठीक है, ऊपर से देख रहा हूं अभी मैं, तो आप लोग भी फोकस करेंगे ऊपर से। तो ऊपर से देख रहे हैं कि ये गोलाकार शेप में जो आर्क कटा हुआ है, तो बीच का जो हमारा जो लाइन होगा उस लाइन को हमें हटाना है। क्लियर है? तो टॉप से देखने पर ये गोलाकार को हमने कैसे बनाया, क्योंकि कोई भी इलिप्स का जो शेप होता है वो ऑर्थोग्राफिक में जाके सर्कल बन जाता है। तो इसी आइसोमेट्रिक को जब हमने ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट किया, यानी कि इस गोलाकार भाग को जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये बिल्कुल अर्ध गोलाकार की तरह दिखेगा, ये इस प्रकार से। तो हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट से 10 mm का दूरी भरा कंपास में एंड एक चाप काट दिया, तो जो हमारा ये पोर्शन यहाँ पर निकल आया है। दूसरा पोर्शन क्या है, ऊपर के सेंटर पॉइंट से 15 mm का दिया हुआ है। तो ऊपर के सेंटर पॉइंट से क्या करेंगे, यहां से 7.5, इस साइड भी 7.5, दोनों साइड 7.5 पॉइंट करेंगे। और 7.5 पॉइंट करने के बाद ये जो हमारा दूरी होगा वो दूरी होगा 10 mm का। देख रहे हैं ये दूरी जो है हमारा कितने का है, 10 mm का। और 10 mm की दूरी में से हम स्लॉट को डालेंगे। तो स्लॉट को दिखाने के लिए ये लाइन को भी हटाना होगा, तो ही पता चलेगा कि ये हमारा स्लॉट का भाग है। पीछे का भी पोर्शन हमारा, यानी कि कुल मिलाकर टॉप से देखा जाए तो जो पोर्शन हमारा टॉप से दिख रहा था वो पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 70 mm के एक साइड भाग में आर्क से, 70 mm का जो एक साइड भाग था वो आर्क शेप का है, एंड दूसरे साइड का जो भाग है वो रेक्टेंगल में है। तो दूसरे साइड का भाग वो रेक्टेंगल में आपको दिख रहा है, और बाकी जो आपका ये पोर्शन दिख रहा है टॉप से, वो पोर्शन आपका यहाँ पर निकल रहा है। तो यहां तक तो हमने किया कि जो भाग दिखा उसे हमने दर्शाया। अब करना क्या है, हिडन का काम।
तो हिडन लाइन को हम ऊपर से समझेंगे कि ऊपर से देखने पर अब ये हमारा हिडन छिप रहा है और ये स्लॉट का कितने दूरी पर 15 mm, ये देख रहे हैं ये 15 mm का दूरी एंड लेफ्ट साइड से भी 15 mm का दूरी, ये पोर्शन को आप पहचान रहे हैं, यही पोर्शन ये दोनों पॉइंट है और यही पोर्शन का जो कि हिडन हमें फॉलो करना है टॉप के लिए, क्योंकि टॉप के भाग से ये दोनों स्लॉट नहीं दिख रहा है, तो इस दोनों स्लॉट को हमें दर्शाना होगा। तो या तो आप यहाँ से 15 mm पॉइंट कर लें क्योंकि इसका दूरी 15 mm दिया हुआ है, इस साइड से भी 15 mm पॉइंट कर लें और 15 mm पॉइंट करने के बाद हिडन लाइन को आप दे दें। तो ये दोनों हिडन लाइन हमने किसका दिया वो पता चला कि ये जो हमारा स्लॉट छिप रहा था यहाँ से 15 में अंदर जाने के बाद जो हम ऊपर से नहीं देख पा रहे थे स्लॉट का, वही 15 में अंदर जाने के बाद ये हिडन हमने डाला है एंड राइट साइड से भी 15 mm अंदर जाने के बाद ऊपर से हमारा ये स्लॉट नहीं दिख पा रहा था, उसी स्लॉट को हमने राइट साइड से भी दर्शाया। कितने दूरी का था ये 15 mm का। तो अब जाके हमारा टॉप का भी पोर्शन क्लियर हो चुका है और टॉप में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका टॉप से दिखने वाला भाग था सेम वही भाग यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने डायमेंशन को फॉलो करते हुए। ये दूरी आपका था 15 का, ये दूरी था आपका 10 का, ये आपका रेडियस भी क्या था, रेडियस 10 का था। तो अब जाके हमारा तीनों ऑर्थोग्राफिक यानी कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू तीनों बन चुका है इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए, इसका डायमेंशन को फॉलो करते हुए, इसका शेप जो है जो दिखना चाहिए था, फ्रंट से जो दिखने वाला था वो भी दिखाया, साइड से जो दिखने वाला था वो भी दिखाया एंड टॉप से जो हमारा बनना चाहिए था वो भी दिखाया। तो आप भी घर बैठे प्रैक्टिस करते रहे, आइसोमेट्रिक का स्क्रीनशॉट लेके ऑर्थोग्राफिक में कोशिश करते रहे। तो आज जो आपको नया जानने को मिला कि इसमें काफी ज्यादा, पहली बात डायमेंशन दिया हुआ है तो उससे घबराना नहीं है, सारे चीज को अच्छे बारीकी से समझेंगे और हिडन भी इसमें काफी ज्यादा आप लोग यूज किए हैं और इसमें एक आर्क शेप जो आपको पता चला कि जब हम इसका आइसोमेट्रिक में जब ड्रॉ करते हैं तो आइसोमेट्रिक में किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। तो आइसोमेट्रिक के लिए आपको बताया था मैंने कि जब टॉप का जो हम ब्लॉक बनाते हैं इसमें पहले सेंटर लाइन से डिवाइड करते हैं लेंथ वाइज से, उसके बाद हम इसमें जाकर तब कहीं एक आर्क शेप निकाल पाते हैं, है ना, आइसोमेट्रिक के लिए। लेकिन जब ही इसको ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं ठीक सेंटर पॉइंट से कंपास का दूरी भर के हम एक सर्कल बना लेते हैं। तो इसका अगर हम आइसोमेट्रिक में अगर ड्रॉ करते हैं तो वो ब्लॉक हमारा किस शेप का होता है, इस शेप का, ये ब्लॉक का शेप होता है हमारा और इससे हम दूरी भरते लेंथ वाइज ये क्रॉस कटिंग करते तो जाके ये पॉइंट से हमारा ये दूरी आता और ये पॉइंट से हमारा ये दूरी आता, समझ में आ रहा है। लेकिन जब इसका ऑर्थोग्राफिक जब हमने किया तो क्या किया, सेंटर पॉइंट से सीधा एक 10 mm का कंपास में दूरी भरा और इसे एक आर्क शेप में काट दिया, क्योंकि कोई भी इलिप्स का शेप, कोई भी अंडाकार शेप जो होता है वो ऑर्थोग्राफिक में जाने के बाद वो गोल हो जाता है। आइसोमेट्रिक में अंडाकार शेप में इसलिए दिखता है क्योंकि हम 30 डिग्री पर हमारा आइसोमेट्रिक टिल्ट किया हुआ होता है, झुका हुआ होता है, इस कारण से कोई भी गोलाकार शेप हमें अंडाकार के रूप में दिखता है। लेकिन जब ही ऑर्थोग्राफिक में जाते हैं वो अपने पूर्ण रूप पे आता है तो वो हमारा गोल वस्तु गोल ही दिखता है। तो ये हमारा अर्ध गोलाकार भाग था, इसलिए हमने यहाँ पे अर्ध गोलाकार भाग को दर्शाया है। तो आप इस आइसोमेट्रिक को भी प्रैक्टिस करें, आइसोमेट्रिक को भी बनाएं। इस पोर्शन के लिए भी मैंने यहाँ पे आपको हिंट कर दिया है कि इसका ब्लॉक कैसे बनेगा और साथ ही साथ ऑर्थोग्राफिक को भी बनाते रहें। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।